दर्शकों, गर्मियों का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, हमें अपनी डेली लाइफ के लिए बाहर जाना ही पड़ता है और उसकी वजह से हम धूल, मिट्टी, प्रदूषण और सूरज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। और अगर बाहर नहीं भी जाना पड़े तो हमारी लाइफस्टाइल में टेंशन और स्ट्रेस इतना घुल मिल गया है कि इसका असर जो है हमारी सेहत पे पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो असर है वो पड़ता है हमारी स्किन यानी कि हमारी त्वचा पे। और उस टाइम हम सब परेशान हो जाते हैं और हमें सिर्फ एक ही चीज याद आती है, वो है एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, इसी सिलसिले में आज स्टूडियो में जो पर्सनालिटी हमारे साथ है वो एक बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मृणाल गुप्ता जी की, जो कि अपने फील्ड में बहुत माहिर है। इनसे पूछेंगे हम आज कि इसकी वजह क्या है, रेमेडीज क्या है और इससे बचने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, गर्मियों में सबसे पहले जो हमें जिस चीज से, जिस इन्फेक्शन से हमें रूबरू होना पड़ता है वो है गमोरियां। जी, तो गमोरियां होने का कारण क्या होता है? घमौरियाँ जनरली जो हम देखते हैं एक्सेसिव स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना आने की वजह से होता है। जिन लोगों का ज़्यादा पसीने में काम रहता है, धूप में काम रहता है, बिना प्रॉपर वेंटिलेशन के टाइट कपड़े पहनने से, उनमें हम क्या देखते हैं कि स्वेट ग्लैंड जो है पसीने की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। जी उसमें वो स्किन में इन्फेक्शन में बन जाते हैं, जिसको घमौरियाँ कहते हैं। जी। जिसमें बहुत ही ज़्यादा खुजली और जलन महसूस की हम्म। जाती है। और जनरली लोग इसको कई बार नज़रअंदाज करते हैं, बट कई बार अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है। हम्म। तो इससे अगर बचने का उपाय सोचे कि मतलब एक तो हो गया, हो गई जी, उसकी रेमेडी, जी। एक कि इससे बचा कैसे जाए कि ये हो ही ना। इसमें सबसे ज़रूरी हम कहते हैं कि आपके जो क्लोथिंग है उसका सबसे ज़्यादा रोल है। इसमें हम हम्म। हमेशा कहते हैं कि पतले सॉफ्ट कॉटन के लूज़ कपड़े पहने। जी ख़ासकर अगर आप ज़्यादा धूप में जा रहे हैं, ज़्यादा पसीने वाला काम कर रहे हैं, जी। टाइट सिंथेटिक क्लोथ, जीन्स टाइप के कपड़े वैसे मत पहने। हम्म लूज़ कॉटन टी-शर्ट्स, क्लोथिंग पहने ताकि आपकी स्किन को प्रॉपर एरेशन मिलती है, हवा मिलती रहे, हम्म। ड्राई रहे, पसीना ना आए। हम्म। अगर तब भी आपका स्वेटिंग एक्सपोज़र ज़्यादा है तो हम कहते हैं कोई अच्छा पाउडर यूज़ करें सो दैट कि स्किन ड्राई रहे। हम्म। हार्ड सोप्स जैसे कि कई लोग सैवलॉन, डेटॉल ज़्यादा यूज़, वैसा कम से कम यूज़ करें। माइल्ड से प्रोडक्ट्स, माइल्ड सा मॉइस्चराइज़र और लूज़ कॉटन क्लोथ्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। जी डाइट में इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पानी ज़्यादा पिएँ जी। और थोड़ा-सा विटामिन सी इनटेक हम कहते हैं कि जैसे हम्म। नींबू वगैरह जो सीज़नल फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा लें, हम्म। सो दैट कि स्किन का हाइड्रेशन और हेल्थ मेंटेन रहे। जी। और अगर ये गमोरिया हो जाए तो ऐसी क्या मेडिसिन हम लें या क्या ऐसा ट्यूब लगाए जिससे कि हमें थोड़ा रिलीफ मिल मिल सके? जी हाँ, इसमें अगर बहुत ज़्यादा घमौरियाँ हैं, इसमें जो एक कॉमनली अवेलेबल दवाई रहती है जिसको हम लैक्टोकलामाइन कहते हैं, वो जी। आप सूदिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपके स्किन को आराम मिलेगा। अगर इसमें ज़्यादा घमौरियाँ, ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए, फिर हम हमेशा सलाह देते हैं कि कई बार एंटीबायोटिक या कई टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स, कई बार कुछ एंटी एलर्जी टैबलेट्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है। जी। तो बात करें अगर स्किन प्रॉब्लम की, तो एक गर्मियाँ आते ही जो दूसरी स्किन प्रॉब्लम है जिससे हमें जूझना पड़ता है वो है टैनिंग की। जी, स्किन टैन हो जाती है गर्मियों में बाहर निकलते ही। तो जी। इसका क्या सोल्यूशन है? हम इस टैनिंग से कैसे बचा जाए हम? टैनिंग का मेन रीज़न रहता है सन एक्सपोज़र, जी धूप से। जी। तो हमारे यहाँ वैसे भी जैसे हम एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ धूप बहुत ज़्यादा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। हम्म। तो टैनिंग से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपना सन एक्सपोज़र थोड़ा-सा कम करें। हम्म। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप ज़रूरी नहीं है 12 से 2 के बीच में जब तेज़ धूप होता है बाहर जाना अवॉइड करें। अगर जाना हो या तो कुछ अच्छा एक सनस्क्रीन हम्म। यूज़ करें, जिसमें हम कहते हैं एसपीएफ जो उसकी स्ट्रेंथ होती है कम से कम 30 तो हो और ओके। ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करें। जी। सनस्क्रीन रखें, कोई अगर पहन सकें तो कैप या कुछ ऐसा हैट पहन के जाएँ सो दैट कि डायरेक्ट सन एक्सपोज़र आपके फेस पे ना हो। हम्म। तो जब भी वापस आएँ उसके बाद वॉश करके हम तो सलाह देते हैं कि हर 2 घंटे में सनस्क्रीन अप्लाई करें अगर आपका ज़्यादा ओके। सन एक्सपोज़र हर है। 2 घंटे में? लेकिन कई बार ऐसा करना मुश्किल होता है तो दिन में एटलीस्ट सुबह और दोपहर में तो सनस्क्रीन और हम्म। अच्छी क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई हम्म। करें। तो अब अगर किसी को हो जाए, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि ज्यादातर जो टैनिंग है वो गर्दन नेक एरिया में होती है और जी। वो इतनी हार्ड होती है, इतनी हार्श होती है कि कुछ भी हम रेमेडी करें वो निकलती नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? ये टैनिंग जो है बेसिकली स्किन का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि स्किन के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर आ जाए सो दैट कि सनलाइट है आपकी डीप लेयर्स को, स्किन को डैमेज ना करे। जी। टैनिंग एक बार हो जाए तो अगर आप
उसके बाद प्रॉपर सन प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे तो जनरली टैनिंग 6 से 8 हफ्ते में क्लियर हो जाती है। बट कई केसेस में जैसे आप कह रहे हैं नेक में टैनिंग है, कई बार नेक में स्किन थिक हो जाती है, उसमें हम कुछ एक मेडिसिन जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड जैसे कुछ पीलिंग एजेंट्स होते हैं वो हम देते हैं, सो दैट कि ऊपर की जो डेड स्किन है वो धीरे धीरे पील ऑफ होकर नॉर्मल स्किन आ जाए। जी। और अगर किसी को मतलब चेहरे पे टैनिंग हो जी। जाए या हाथ पैर में टैनिंग हो जाए, तो इससे किस चीज़ों से हम कम कर सकते हैं या इसका असर जो है कम हो जाए? सबसे ज़रूरी सनस्क्रीन लगाते रहें सो दैट कि आपका दोबारा से सन एक्सपोजर ना हो, अदरवाइज टैनिंग बार बार होता रहेगा। अगर उसके बावजूद टैनिंग परसिस्ट करती है तो इसमें बहुत सारी माइल्ड सी क्रीम्स आती हैं जिनको हम डीपिगमेंटिंग क्रीम्स कहते हैं, जिनमें कोजिक एसिड या उस टाइप की कुछ एक मेडिसिन रहती हैं जिनको आप अप्लाई करें तो जनरली 2 से 3 महीने में आपका टैनिंग क्लियर हो जाता है। जी। बात करें बरसात के मौसम की, तो बरसातों में हम फंगल इन्फेक्शन जो जी। है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि ये हो ही ना? जी। और अगर हो जाए तो इसके ये हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये कम हो जाए? जी, फंगल इन्फेक्शन जिसको हम कॉमन भाषा में रिंगवर्म कहते हैं या जी। टीनिया कहते हैं, बरसात में बहुत ज़्यादा देखा हुँ, जाता है। हुँ। उसका मेन कारण होता है स्वेटिंग, हुँ, मॉइस्चर, हुँ, कि स्किन में जैसे हम देखते हैं कुछ एक एरियाज़ हैं जहाँ स्वेटिंग पर्सिस्टेंट रहती है, जैसे अंडर आर्म्स हो गया, ग्रॉइन एरिया जहाँ से जिन लोगों का सिटिंग ज़्यादा है, हुँ, जिन टाइट क्लोथिंग है, वहाँ ये एरियाज़ में हमेशा मॉइस्चर इकट्ठा रहता है। हुँ, वो हुँ, मॉइस्चर हमेशा फंगस की ग्रोथ को प्रमोट करता है। हुँ, हुँ। वही फंगल फिर धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते रिंग का शेप लेके रिंगवर्म बन जाता है। जी। तो रिंगवर्म को प्रिवेंट करने का सबसे इम्पोर्टेंट वही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्वेटिंग का थोड़ा-सा आपको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। मेन जो बेसिकली हर चीज़ की जो जड़ है, जो जी, प्रॉब्लम है वो स्वेटिंग है। स्वेटिंग है। जब जी। भी मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर आप खाने में भी देखेंगे इस मौसम में जो ज़्यादा मॉइस्चर वाला खाना है उसमें फंगस जल्दी होता है। हुँ, हुँ, तो स्किन में भी अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, उसको ड्राई नहीं रखेंगे तो फंगल ग्रोथ कर जाता है। हुँ, हुँ। तो दूसरी जो प्रॉब्लम बरसात में होती है वो है हेयर फॉल की। जी। हेयर फॉल जो है वो बरसात में आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? बरसात में क्या होता है कि मॉइस्चर की वजह से ना बाल टैंगल होते हुँ, हैं हुँ, और कई बार उसमें हम देखते हैं कि टैंगल की वजह से जब आप कोम करते हैं हुँ, तो हुँ, बाल टूटते हैं और वो स्वेटिंग ज़्यादा होता है, हुँ, बालों हुँ, का जो स्किन में सॉल्ट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, उसकी कई बार थोड़ी रूट्स वीक हो जाती हैं, हुँ, हुँ, उसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। हुँ, हुँ, ये कॉमन फिनोमेना है, सब लोगों में मोस्टली पाया जाता है और ये रिवर्सिबल है। हुँ, जैसे हुँ, बरसात क्लियर हो गया तो आपका जितना भी शेडिंग हो मोस्टली रिवर्स कर जाता है। परमानेंट हेयर लॉस नहीं है, कोई इतना पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ, बट कई लोगों में जिनमें कोई अंडरलाइंग कंडीशन है जैसे कि थायराइड है या कुछ और हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनमें ये हेयर लॉस नॉर्मल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। हुँ, हुँ, उन लोगों में हम सलाह देते हैं कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार मिलें हुँ, सो दैट हुँ, कि कोई अंडरलाइंग हमें कोई जांच कराने की ज़रूरत है वो कराएं और उसके हिसाब से हम मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हुँ, हुँ। आपने अभी हार्मोनल चेंजेस की बात की। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो प्रेगनेंसी के बाद जिनको हेयर हैं। फॉल होता है, तो वो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि उनको इतना हेयर फॉल ना हो, एक्सेसिव हेयर फॉल ना हो? जी, प्रेगनेंसी के बाद जो हेयर फॉल है उसको पोस्टपार्टम हेयर लॉस कहते हैं जी। और जनरली हम प्रेगनेंसी के 4 से 5 महीने बाद ही हेयर फॉल देखते हैं। हुँ, और हुँ। ये बॉडी का एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो हार्मोन चेंजेस होती हैं, वो हार्मोन्स नॉर्मल लेवल पे आ रहे होते हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। हुँ, हुँ। तो इसकी सबसे अच्छी बात है ये जो पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल होता है रिवर्सिबल होता है, अच्छा। घबराने वाला नहीं है। हुँ, हुँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे उस समय लेडी फीड कर रही है, हुँ, हुँ। अपनी डाइट पे फोकस करें। ओके। डाइट में अपना आयरन, कैल्शियम कंटिन्यू करें, हुँ, हुँ। प्रोटीन इंटेक रखें। हुँ, हुँ। क्योंकि बाल आपकी मेनली प्रोटीन है, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम होगा, तो आपका हेयर ग्रोथ उतना स्लो होगा। जी। आइडली हम कहते हैं कि फीडिंग के दौरान फीमेल्स को अपनी डाइट 1.5 गुना करनी चाहिए, हुँ, हुँ। बट हमारे यहाँ सेटअप्स में कई बार आधी रह जाती है। तो इसलिए डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, हम कहते हैं कि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करें, हुँ, हुँ। क्योंकि हार्मोन जो है डिलीवरी के बाद 8 से 9 महीने लेते हैं नॉर्मल आने में। हुँ, हुँ। मोस्टली 8 से 9 महीने तक हेयर फॉल होता है, उसके बाद टोटली ये रिवर्स हो जाता है। और जिन महिलाओं को पीसीओडी हो तो? जी। उसमें पीसीओडी आपका सबसे इम्पोर्टेंट पीसीओडी ठीक करें। जी। तो पीसीओडी जब तक रहेगा आपका हार्मोन इम्बैलेंस रहेगा हुँ, और हुँ। वही हार्मोन इम्बैलेंस आपका हेयर फॉल करेगा। हुँ, हुँ। कई लेडीज़ में आप देखते हैं फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाता है, जी, एक्ने बहुत ज़्यादा होता रहता है। बिल्कुल। मतलब एज के बाद भी जो 25-26 के बाद टीनेज के बाद भी उनका पर्सिस्टेंट एक्ने होता है। हुँ, हुँ। हेयर ग्रोथ बहुत थिक होता है, ज मेल्स के साथ थिक है। तो वो आपका हार्मोन इम्बैलेंस के साइंस है। जी। तो पीसीओडी में हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि आपको 3 चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन। हुँ, हुँ। आप एक फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करें, हुँ, हुँ। एटलीस्ट दिन का 40-45 मिनट्स प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी। सेकेंडली डाइट कंट्रोल, जी। जिसमें आपको कैलोरी अपना कट डाउन करना पड़ेगा, हुँ, शुगर, हुँ। ऑयल, डेयरी। हुँ, हुँ। और सबसे इम्पोर्टेंट वेट लॉस। जब तक आप ये 3 चीज़ें नहीं करेंगे, आपका पीसीओडी परसिस्ट करेगा, आप जो मर्ज़ी ट्रीटमेंट लें, आपका इश्यूज़ 5-6 महीने बाद रिलैप्स करता जाएगा।
जी। तो पीसीओडी के लिए हमेशा मैं सलाह देता हूँ गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके हम्म। ट्रीटमेंट लें, फिर अपना स्किन का ट्रीटमेंट उसके साथ में स्टार्ट करें। ओके। तो अभी-अभी आपने बात एक्ने की, जी। जो कि युवाओं में ज़्यादा पाया जाता है, पर कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि अ, बढ़ती उम्र के साथ भी एक्ने होता है, तो वो उस एक्ने में और इस एक्ने में कुछ फ़र्क होता है कि ये सेम ही होते हैं? नहीं, ये आपने अच्छा सवाल किया। जनरली जो हम एक्ने देखते हैं युवाओं में, उसको टीनेज एक्ने जो नॉर्मल जी, एक्ने है, ये हम देखते हैं 22-23 की एज तक सेटल हो जाता बिल्कुल। है, क्योंकि हुँ, तब तक आपके हार्मोन्स नॉर्मलाइज़ हो जाते हुँ। हैं। बट कई बार लेडीज़ में खासकर ये 25-26 के बाद अपीयर होता है। जी। कई लेडीज़ हमें बताती हैं कि हमें टीनेज में कभी एक्ने नहीं हुआ, बट अभी एकदम से हुँ, हो गया। हुँ, हुँ। उसको हम लेट ऑनसेट या हार्मोनल एक्ने कहते हैं। हुँ, हुँ। उसमें वही रोल है हार्मोनल इम्बैलेंस का साइन। ओके। और इस एक्ने को जनरली हम कहते हैं कि ज़्यादा रेजिस्टेंट है ट्रीटमेंट को, हुँ, हुँ। उसमें लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। उसमें मेडिसिन भी हमें थोड़ा-सा कई बार लंबी देर के लिए हुँ, हुँ। और हाई डोज़ में देना पड़ता है। ओके। और कई लोगों में हम देखते हैं मेल्स में खासकर आजकल ट्रेंड है जिम जाने का बहुत ज़्यादा। जी। तो लोग जिम जाते हैं, वहाँ पे वो अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं हुँ, हुँ। और उसकी वजह से क्या है हार्मोन लेवल्स बढ़ जाते हैं। हुँ, हुँ। तो उन लोगों में हम देखते हैं एक्ने पर्सिस्ट कर रहा है। हुँ, हुँ। कई बार कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, कहीं रेयरली कुछ मेडिसिन से भी एक्ने होता है, बट ये फीमेल्स में मेनली हार्मोन इम्बैलेंस और मेल्स में डाइट या आपके वे प्रोटीन्स वगैरह सप्लीमेंट से ये एक्ने हम लेट ऑनसेट देखते हैं। ओके। डॉक्टर साहब, आपने जब भी मैंने आपको इन्फेक्शन के बारे में पूछा, आपने हर एक में बोला कि डाइट प्रॉपर होनी चाहिए और ये पानी जो है वो सबको प्रॉपर लेना है। जी। डाइट में क्या-क्या आता है? क्या-क्या ऐसी डाइट हो सकती है जो हम खाएँ और इस गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में हमें इन प्रॉब्लम से निजात पाएँ? डाइट में हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ कि अपना स्पाइसी, ऑयली कम खाएँ, क्योंकि ये स्पाइसी ऑयली फूड से आपका स्वेटिंग बढ़ेगा। हुँ, हुँ। स्वेटिंग होगा तो आपके फंगल और घमौरियाँ बढ़ेंगी। जी। अपना वाटर इंटेक ज़्यादा रखें सो हुँ, दैट हुँ। कि स्किन में ऑयल कॉन्सन्ट्रेट ना रहे, हुँ, हुँ। ऑयल स्किन हेल्दी रहे। जी। और मैं हमेशा कहता हूँ सीज़नल फ्रूट्स जो भी हुँ, हैं हुँ। वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि इस सीज़न के फ्रूट्स में आपका हाइड्रेशन लेवल बना रहेगा। आपका वाटरमेलन हो गया हुँ, हुँ। या कोकोनट वाटर हो गया, वो हुँ, ज़्यादा हुँ। से ज़्यादा लें। हुँ, हुँ। तो अपनी स्किन हाइजीन रखें, अपना डेली बाथ लें, जी। अपने हम गर्मियों में खासकर कपड़े डेली धोएँ, चेंज हुँ, करें। हुँ। कई हुँ, लोग हुँ। हाइजीन पे ध्यान नहीं देते, वो इसमें बहुत ज़रूरी है। जी। डॉक्टर साहब, शुक्रिया अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। पर जाने से पहले मैं एक आखिरी सवाल तो आपसे ज़रूर पूछूँगी, हुँ। और वो ये है कि हमें क्या स्किन केयर करनी चाहिए? क्योंकि मैं देख रही हूँ आपकी स्किन बहुत साफ़ है। आप क्या रेज़ीम इस्तेमाल करते हैं, और हमारे दर्शकों को भी बताइए कि उन्हें क्या फ़ॉलो करना चाहिए? मैं हमेशा यही एक चीज़ मानता हूँ कि स्किन रेजिम आप जितना सिंपल रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। जी। आजकल लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। जी। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो दिन के 5-6 प्रोडक्ट्स अलग-अलग सीरम्स, टोनर्स, मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं। हुँ, हुँ। बट मैं हमेशा सलाह देता हूँ एक बेसिक रेजिम जिसमें एक आपका अच्छा क्लेंज़र, हुँ, हुँ। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र और एक अच्छा सनस्क्रीन। बेसिकली पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा सनस्क्रीन है, ये और ये हमें हमारी स्किन को जो है वो सूट करेगा? एक बेसिक इसमें फंडा रहता है जिसमें हम कहते हैं कि अपना स्किन का टेक्सचर तो सभी को मालूम है कि जी, हमारा ऑयली है जी, कि ड्राई है। जी, ऑयली स्किन में जब भी आपको कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है तो जेल बेस में करें, जी। और ड्राई स्किन में जब करना है तब आप कुछ क्रीम या लोशन बेस में यूज़ करें। ओके। ऑयली स्किन में ऑयली प्रोडक्ट्स मत यूज़ कीजिए। हुँ, उससे हुँ। आपके पोर्स ब्लॉक होंगे तो आपके एक्ने या सब एलर्जीज़ ट्रिगर होंगी। हुँ, हुँ। ऑयली में हमेशा जेल बेस्ड और ड्राई स्किन में वाटर अपना लोशन या क्रीम बेस्ड। और मैं ओके। हमेशा ये कहता हूँ कि स्किन जो है आपकी इंटरनल हेल्थ का एक मिरर है। बिल्कुल। आप इंटरनली हेल्दी होंगे तो आपका स्किन हेल्दी रहेगा। इसलिए उस अच्छी स्किन के लिए अच्छी डाइट, प्रॉपर स्लीप, हुँ, हुँ। प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, हुँ, हुँ। ये सबसे ज़रूरी है। आप इंटरनली हेल्दी हो तो आपका स्किन भी हमेशा हेल्दी रहेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतना इन्फॉर्मेटिव जो इंटरव्यू था उसके लिए। तो दर्शकों, देखा आपने, आपने डॉक्टर साहब की बात भी सुनी। आप भी इस पे अमल कीजिए और अपनी स्किन को जो है इस गर्मियों में, इस बरसात के सीज़न में जो है वो साफ रखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहे द राइट न्यूज़ पे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।